मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो इस्तांबुल जा रही थी। ट्रेन के अंदर रॉबर्ट भी मौजूद था जिसने अपना हुलिया बिल्कुल इस्तांबुल के लोगों के जैसे बनाया हुआ था। फिर रात होते ही वो अपनी चाय पीने के लिए ट्रेन में बने एक काउंटर पर जाता है, लेकिन वहां पर काम करने वाला वर्कर रॉबर्ट को कहता है कि सर काउंटर बंद हो चुका है, रूल्स के मुताबिक मैं आपको इस वक्त कुछ भी नहीं दे सकता। अब वहां पर अली नाम का एक आदमी भी अपने साथियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। फिर वो वर्कर को कहता है कि कोई बात नहीं, इनको जो कुछ भी चाहिए तुम दे दो। फिर अली रॉबर्ट के पास आता है और पूछता है कि तुम इस्तांबुल क्या करने के लिए जा रहे हो। फिर रॉबर्ट जवाब देता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने अपनी 9 साल की बेटी को जबरदस्ती किडनैप कर लिया है। हालांकि वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी एक्स वाइफ को तड़पा सके, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। अब अली ये सब बातें सुनकर समझ जाता है कि रॉबर्ट इस वक्त मेरे बारे में ही बात कर रहा है। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग फौरन इस आदमी को मार डालो। अब जैसे ही अली के साथी रॉबर्ट की तरफ बढ़ते हैं, रॉबर्ट बिना वक्त गवाए कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर उन सब को मौत के घाट उतार देता है। फिर वो अली के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करके अपनी जान बचा सकते हो, या फिर मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। अब अली को अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को रॉबर्ट के हवाले कर देता है। फिर अपने शहर वापस आने के बाद रॉबर्ट उस बच्ची को उसकी माँ के पास पहुंचा देता है। ऑफिस में मौजूद एक वर्कर ग्रेस को बताता है कि 45 मिनट पहले तुम्हारी बच्ची को कोई यहाँ पर छोड़ गया था। ये काम किसने किया इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब बच्ची को वापस लौटाने के बाद रॉबर्ट अपने काम पर लौट जाता है, क्योंकि इस समय वो पैसे कमाने के लिए एक कैब ड्राइवर का काम करता है। सुबह सुबह वो अपने एक रेगुलर कस्टमर को लेने के लिए जाता है जिसका नाम सैम था। रॉबर्ट उसको हर रोज की तरह लाइब्रेरी तक छोड़ने के बाद दूसरे पैसेंजर्स को लेने के लिए निकल जाता है। पूरे दिन वो अपनी कार में बैठने वाले हर एक इंसान की लाइफ में चल रही परेशानियों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको दूसरों की हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अपना काम खत्म करने के बाद रॉबर्ट अपने घर पर आ जाता है, जहां वो फातिमा नाम की औरत से मिलता है। फातिमा रॉबर्ट के पड़ोस में रहती थी और उसको गार्डनिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर रॉबर्ट फातिमा का हालचाल पूछने के बाद अपने घर में आकर हमेशा की तरह अपनी बुक पढ़ने लगता है। अगले सीन में हम कैल्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं, और जब वो अपने घर पर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ गुंडों ने उसकी पत्नी को बुरे तरीके से पीटा हुआ था। वो गुंडे कैल्बर्ट के सामने ही उसकी पत्नी को मार डालते हैं। फिर वो कैल्बर्ट के हाथ में गन थमाकर जबरदस्ती उसकी भी जान ले लेते हैं, ताकि पुलिस को यही लगे कि कैल्बर्ट ने अपनी पत्नी को मारने के बाद खुद की भी जान ले ली, और इस तरह से ये एक सुसाइड केस बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुंडे कौन है और इन्होंने कैल्बर्ट को क्यों मारा। अगले सीन में हम रॉबर्ट को देखते हैं। वो अपने पास के बुक स्टोर में जाता है, क्योंकि उसने एक नई बुक ऑर्डर की हुई थी, और ये बुक स्टोर उसी ग्रेस का है जिसकी बेटी को रॉबर्ट ने मूवी की शुरुआत में बचाया था। इस समय वो बच्ची यहीं पर बैठी हुई थी। फिर रॉबर्ट उसको इशारा करके कहता है कि तुम अपनी माँ को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। फिर अपनी बुक लेने के बाद रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। तभी रात होते ही रॉबर्ट फिर से अपने काम पर चला जाता है। फिर वो अपनी कार लेकर एमी नाम की एक लड़की को लेने के लिए होटल में जाता है और देखता है कि कुछ लड़के एमी को कार तक छोड़ने के लिए आए हैं। इस समय एमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे। रॉबर्ट ये सब देखकर समझ जाता है कि जरूर इन लड़कों ने एमी के साथ कुछ गलत काम किया है। फिर वो बिना वक्त गवाए एमी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसको वहां पर छोड़कर वापिस से उन लड़कों के पास पहुंच जाता है। वो उन लड़कों को कहता है कि तुम लोगों ने जिस कार्ड से पेमेंट की थी वो फेल हो गई है, इसलिए तुम लोग मुझे फिर से पेमेंट कर दो। ये बात सुनकर वो सभी लोग उसको अंदर आने देते हैं। फिर रॉबर्ट वहां खड़े एक लड़के को कहता है कि क्या तुम उस लड़की का नाम जानते हो? वो लड़का उसको कोई भी जवाब नहीं देता। फिर रॉबर्ट उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया है। फिलहाल तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन मैं उसको इंसाफ दिला कर रहूंगा। मुझे बस उस लड़की की वो सारी वीडियोस चाहिए जो तुमने जबरदस्ती रिकॉर्ड की है। रॉबर्ट की बात सुनकर वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो बड़ी ही स्टाइल में उन सभी लड़कों की बहुत बुरे तरीके से पिटाई करता है। और फिर पिटाई करने के बाद वो उन लड़कों को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम अभी की अभी पुलिस को फोन करके सारी सच्चाई बताओगे, और याद रहे मेरी सर्विस के लिए 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। और इतना कहकर रॉबर्ट वहां से चला जाता है। फिर ड्यूटी खत्म करने के बाद वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुसैन के साथ डिनर करने के लिए आ जाता है और बताता है कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है,
जो अब इस दुनिया में नहीं रही। सुसैन उसकी वाइफ की भी अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो हर साल उसका जन्मदिन मनाने के लिए रॉबर्ट के पास चली आती है। फिर डिनर करने के बाद रॉबर्ट सुसैन को टैक्सी तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी सुसैन उसको कहती है कि तुम दूसरे लोगों की हेल्प करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब तुम उस जगह पर जाकर क्यों नहीं रहते जहां तुम अपनी पत्नी के साथ पहले रहा करते थे। लेकिन रॉबर्ट तो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो सुसैन को टैक्सी में बिठाकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब रॉबर्ट किसी काम से घर से बाहर जाता है तो उसको पता चलता है कि फातिमा के गार्डन को कुछ छोटे बच्चों ने बिगाड़ दिया है। और यही नहीं, उन्होंने कुछ कलर्स का इस्तेमाल करके उसकी दीवार पर भी बुरे बुरे वर्ड्स लिख दिए हैं। फिर ये सब कुछ देखने के बाद रॉबर्ट खुद ही उस दीवार को साफ करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद माइल नाम का एक लड़का रॉबर्ट के पास आता है और कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप तो बिल्डिंग में रहने का किराया देते हो ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्डिंग का मालिक खुद इसको साफ करवा लेगा। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि किसी न किसी को तो ये काम करना ही होगा, तो क्यों ना मैं ही इसे साफ कर दूं। माइल कहता है कि इसको पूरी तरह से साफ करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और मैं आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि इसको किस तरीके से साफ किया जा सकता है। मैं आपका ये काम $350 में कर दूंगा। फिर रॉबर्ट कहता है ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने घर चले जाओ, मैं इस दीवार को खुद ही साफ कर लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जब माइल कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि रॉबर्ट अभी भी दीवार को साफ करने में ही लगा हुआ है। फिर वो रॉबर्ट को कहता है कि अगर आपको $350 ज्यादा लग रहे हैं तो आप मुझे $250 दे देना, मैं इस दीवार को अच्छे से साफ कर दूंगा। फिर रॉबर्ट उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम सुसैन को देखते हैं। वो अपनी एजेंसी में काम करने वाले लोगों के साथ कैल्बर्ट के मर्डर के बारे में बात कर रही थी। कैल्बर्ट भी उनकी ही एजेंसी में काम किया करता था। फिर सुसैन अपने पुराने दोस्त डेव को कहती है कि मैं कल उसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर कैल्बर्ट का मर्डर हुआ था और तुम भी वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना। डेव उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने रेगुलर कस्टमर सैम के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। सैम बताता है कि मैं कोर्ट में अपनी बहन का एक केस लड़ रहा हूँ। दरअसल जब मैं 9 साल का था तो हमारे देश में वार छिड़ गई, जिसकी वजह से मैं अपनी बहन से बिछड़ गया। फिर बड़े होने के बाद मैंने अपनी बहन की याद में एक पेंटिंग बनाई थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि वो पेंटिंग पेरिस के ऑक्शन में पूरे $12 मिलियन में बेच दी गई। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने अपनी बहन की पेंटिंग वापस लेने के लिए ऑक्शन वाली कंपनी पर केस फाइल कर दिया और अब मैं कई सालों से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ ताकि मैं कोर्ट में ये साबित कर दूं कि जो पेंटिंग ऑक्शन में बेची गई थी वो मेरी बहन की थी। तभी थोड़ी देर बाद सैम के पास उसकी नर्स आती है और उसको एक कमरे में ले जाती है। वहाँ एक दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ था। फिर वो रॉबर्ट को कहता है कि कई सालों से सैम अपनी बहन के इस केस को लड़ रहा है, लेकिन उसने अब तक जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं मुझे नहीं लगता कि वो उनके सहारे इस केस को जीत पाएगा। अब ये बात सुनकर रॉबर्ट को बहुत ही बुरा लगता है। तभी रात के वक्त रॉबर्ट सुसैन से डिनर पर मिलता है और उसको सैम की सारी कहानी बताता है। फिर वहां से जाते वक्त सुसैन रॉबर्ट को कहती है कि मैं तुम्हें इस केस के बारे में सोचकर बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे एक दूसरे केस पर काम करना है। फिर अगली सुबह सुसैन कैल्बर्ट के घर पर पहुंचकर हर एक चीज को अच्छे से चेक करने लगती है। वहां पर मिले सुरागों को देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि ये कोई सुसाइड केस नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर कैल्बर्ट को मारा है। फिर सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुसैन डेव के साथ अपने होटल में आ जाती है, लेकिन जब वो अपने रूम का गेट खोलती है तो 2 आदमी उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। फिर सुसैन उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या चाहते हो। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे तुम मुझे दे दो। सुसैन कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आकर सुसैन को पीटना शुरू कर देता है। अब कुछ देर तक तो सुसैन उन दोनों ही आदमियों का डटकर सामना करती है, लेकिन बेचारी ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाती और अपनी जान गंवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं माइल्स अभी भी दीवार को सही करने में लगा हुआ था और रॉबर्ट उसी के पास बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी उसके पास सुसैन के पति ब्रायन की कॉल आती है और वो रॉबर्ट को कहता है कि सुसैन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं। फिर ब्रायन रॉबर्ट को कहता है कि पुलिस वालों के मुताबिक होटल में इस तरह के मामले ज्यादातर पैसों और ज्वेलरी के लिए ही होते हैं, लेकिन सुसैन के पास ना तो कैश था और ना ही कोई ज्वेलरी, क्योंकि उसको ज्वेलरी पहनना पसंद ही नहीं था। मुझे लगता है कि उन लोगों ने सिर्फ इसी चीज के लिए सुसैन को मारा होगा। तभी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद
बाद रॉबर्ट अपने घर पर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ होटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी लेकर आया था। फिर रात भर वो उसी फुटेज को देखता रहता है कि होटल में आने के बाद सुसैन कहां कहां पर गई थी। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद रॉबर्ट को पता चलता है कि जब सुसैन लिफ्ट के अंदर गई तो उसने किसी भी फ्लोर पर जाने के लिए कोई बटन नहीं दबाया, यानी कि उन दोनों आदमियों ने खुद ही 16वें माले के बटन को दबाया था, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि सुसैन का कमरा किस फ्लोर पर है। फिर अगली सुबह रॉबर्ट सीधा डेव के पास जाता है, लेकिन रॉबर्ट को देखकर डेव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एजेंसी के सभी लोगों को यही लगता था कि रॉबर्ट मर चुका है, लेकिन वो अब तक जिंदा था। फिर रॉबर्ट डेव को कहता है कि सुसैन का मरना कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। वो दोनों आदमी जिन्होंने सुसैन को मारा वो पहले से ही जानते थे कि सुसैन किस रूम के अंदर रुकी हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने सुसैन के ऊपर हमला किया उसको देखकर तो यही लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थे, क्योंकि ऐसा काम कोई चोर नहीं कर सकता। ये बात सुनकर डेव कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम इस केस की बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सुसैन के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। फिर रॉबर्ट अपने घर वापस आ जाता है और सुसैन के केस से जुड़ी छानबीन करने लगता है। तभी उसकी नजर माइल्स पर पड़ती है, जो अभी भी दीवार को साफ करने में लगा हुआ था। ठीक उसी वक्त उसके पास कुछ लोग आते हैं जो ड्रग डीलिंग का काम किया करते थे। फिर माइल्स उनके साथ चला जाता है। रॉबर्ट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस समय वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। फिर थोड़ी देर छानबीन करने के बाद रॉबर्ट को समझ में आ जाता है कि सुसैन का मर्डर कैल्बर्ट के मर्डर केस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वो कैल्बर्ट की मर्डर फाइल को खोलकर उसमें से हर एक चीज को बारीकी से देखने लगता है। तभी रॉबर्ट को एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है और वो सीधा डेव को फोन करके कहता है कि कैल्बर्ट ने खुदकुशी नहीं की और ना ही उसने अपनी पत्नी को मारा। डेव पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रॉबर्ट कहता है कैल्बर्ट राइट हैंडेड था, लेकिन जिस एंगल से गोली को मारा गया है वो किसी लेफ्ट हैंडेड आदमी का काम था, यानी कि उस रात उसके घर में कोई और भी मौजूद था जिसने ये सारा काम किया। सुसैन को जरूर कैल्बर्ट के मर्डर केस से जुड़ी कोई अहम बात पता चल गई होगी, इसीलिए किसी ने गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट देकर उसको मरवा दिया। लेकिन फिलहाल मुझे और जानकारियां इकट्ठा करनी है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तभी कुछ देर बाद रॉबर्ट को याद आता है कि माइल्स इस समय ड्रग डीलिंग करने वालों के साथ गया हुआ है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। फिर रॉबर्ट अपनी गन लेकर उन लोगों के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग तो रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं। फिर रॉबर्ट एक एक करके सभी को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। फिर वो माइल्स के पास आता है और कहता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, लेकिन माइल्स तो गुस्से में रूम से बाहर आकर रॉबर्ट को कहता है कि आप मुझसे दूर रहिए, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मेरा बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हो और तुम्हारे पास टैलेंट भी है, लेकिन तुम वो टैलेंट इन बुरे लोगों के साथ बर्बाद कर रहे हो। ये बात सुनकर माइल्स कहता है कि पेंटिंग करके मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं अपनी माँ की हेल्प कर सकूं। हमारा घर बहुत ही मुश्किल से चलता है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि तुमने अपनी इस परेशानी का हल निकालने के लिए गैंगस्टर बनने के बारे में सोच लिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम असली मर्द बन जाओगे? अगर तुम में इतना ही दम है तो चलाओ मुझ पर गोली। लेकिन माइल्स ऐसा नहीं कर पाता। फिर रॉबर्ट उसको अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ के हालात देखकर माइल्स रॉबर्ट को कहता है कि मैं आपके घर की दीवार को $150 में पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। फिर रॉबर्ट हंसते हुए कहता है कि हम इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम मेरी दी हुई बुक को पूरा पढ़ोगे। अगर तुमने मेरी दी हुई बुक पढ़ ली तो मैं तुम्हारी डील को मान लूंगा। फिर माइल्स रॉबर्ट की दी हुई बुक को लेकर अपने घर पर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट अपने काम पर चला जाता है। तभी उसकी कार में एक आदमी आकर बैठता है और कहता है कि मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो। लेकिन रास्ते में जाते वक्त वो बार बार अपना रास्ता बदलवा रहा था। अब रॉबर्ट को समझ में आ जाता है कि ये आदमी उसको मारने के लिए आया है। फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो वो आदमी रॉबर्ट पर हावी हो जाता है, लेकिन बाद में रॉबर्ट उसको मार डालता है। फिर रॉबर्ट अपनी कार को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उस आदमी का फोन निकालकर उस आदमी को पानी में फेंक देता है। फिर वो अपनी कार को भी आग लगा देता है। फिर अगले दिन रॉबर्ट सीधा डेव के घर पर पहुंच जाता है और बताता है कि कल मुझ पर एक आदमी ने हमला किया, मैंने उसको ठिकाने लगा दिया, लेकिन मुझे उसके पास से एक फोन मिला है, तुम उसको अच्छे से चेक करना, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल्स निकलवाना। और इतना कहने के बाद रॉबर्ट डेव को वो फोन दे देता है। फिर रॉबर्ट अपने फोन से एक नंबर डायल करता है जो कि डेव का था। फिर रॉबर्ट उसको कहता है कि क्या तुम जानते हो
ये नंबर मुझे उस आदमी के फोन में से मिला है जिसने मुझ पर हमला किया था। अब तुम मुझको साफ साफ बताओ कि आखिर तुम मुझसे छुपा क्या रहे हो। अब डेव जानता था कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है। वो रॉबर्ट को कहता है कि जब हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे मरने की खबर मिली तो उसके 3 महीने बाद हमारी एजेंसी ने हमें बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके हिसाब से हमारा काम पूरा हो चुका था और अब उनको हमारी जरूरत नहीं थी। लेकिन उनके इस कदम से मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। मुझे पैसे कमाने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को ज्वाइन करना पड़ा। वहां भी मेरा सेम काम था, दूसरे लोगों की जान लेना। मेरी टीम के लोगों ने ही कैल्बर्ट को मारा था। अब सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी सुसैन कैल्बर्ट के केस पर काम करने लगी। मैं जानता था कि वो इस केस को सुलझा लेगी, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उसको मरवाना पड़ा। फिर इतना कहने के बाद डेव रॉबर्ट को साथ लेकर अपने घर से बाहर आ जाता है, जहां उसकी टीम के और भी मेंबर्स मौजूद थे। फिर रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मारकर बहुत बुरा किया, अब मैं तुम लोगों को बहुत बुरी मौत मारूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। तभी रात के वक्त डेव के लोग सुसैन के पति ब्रायन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक रॉबर्ट ब्रायन को अपने साथ लेकर जा चुका था। दूसरी तरफ माइल्स भी रॉबर्ट की घर की दीवारों पर पेंट कर रहा था। तभी उसके पास रॉबर्ट का फोन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहां पर हो। माइल्स कहता है कि मैं आपके घर की दीवारों को पेंट कर रहा हूं, लेकिन तभी वहां पर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। फिर माइल्स खिड़की से बाहर देखकर रॉबर्ट को कहता है कि कुछ लोग आपके घर की तरफ ही आ रहे हैं। ये बात सुनते ही रॉबर्ट जल्दी से अपना फोन ऑन करता है और अपने घर में लगे स्पाई कैमरा की फुटेज देखने लगता है। वो माइल्स को कहता है कि तुम जल्दी से मेरे रूम के अंदर जाओ और वहां बुक शेल्फ के अंदर नेटिव सन नाम की एक बुक होगी। तुम उस बुक को बाहर निकालो, उसके पीछे तुम्हें एक बटन मिलेगा। फिर जैसे ही माइल्स उस बटन को दबाता है, बुक शेल्फ के पीछे से एक सीक्रेट रूम खुल जाता है। फिर रॉबर्ट माइल्स को कहता है कि तुम उस कमरे के अंदर जाकर छुप जाओ, तब तक और जब तक मैं ना कहूं तुम बाहर मत आना। तभी कुछ ही देर में डेव और उसके आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। वो वहां पर हर एक चीज को चेक करने लगते हैं। तभी डेव रॉबर्ट के रूम में जाकर बुक शेल्फ को देखने लगता है। अब माइल्स की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए रॉबर्ट डेव को कॉल लगाकर कहता है कि तुम मुझे गलत जगह ढूंढ रहे हो। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि इस समय मैं तुम्हें कहां पर मिलूंगा। और इतना कहकर रॉबर्ट फोन काट देता है। फिर डेव अपने आदमियों के साथ घर से बाहर चला जाता है और उसके जाते ही माइल्स कमरे से बाहर निकलकर घर के गेट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डेव उसके पीछे से आकर उस पर गन तानते हुए कहता है कि अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो उसी जगह पर जा रहा था जहां वो पहले अपनी पत्नी के साथ रहता था। इस समय वहां पर बहुत तेज तूफान चल रहा था, जिसके कारण वहां पर मौजूद लोग वहां से जा रहे थे। लेकिन रॉबर्ट फिर भी अपने पुराने घर पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद डेव और उसके आदमी भी वहां पर आ जाते हैं। फिर डेव अपने आदमियों को कहता है कि तुम लोग रॉबर्ट के घर की तरफ जाओ, मैं टावर पर चढ़कर स्नाइपर के साथ उस पर नजर रखूंगा। फिर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन रॉबर्ट एक एक करके बड़ी ही चालाकी से डेव के सभी आदमियों को मार देता है। फिर वो डेव को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये बात सुनने के बाद डेव कहता है कि शायद मेरे मरने से पहले उस लड़के की जान भी चली जाएगी जिसको मैंने तुम्हारे घर से पकड़ा था। और इतना कहने के बाद डेव अपनी कार की डिग्गी पर गोलियां बरसाने लगता है। ये सब देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि माइल्स कार की डिग्गी के अंदर ही बंद है। फिर रॉबर्ट जल्दी से कार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी तूफान और भी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से डेव अपनी गन के साथ एक छत पर गिर जाता है। फिर वो अपनी गन को लेकर वापस उठता है और रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक रॉबर्ट भी टावर की छत पर पहुंच चुका था। फिर वो डेव को बहुत ही बुरे तरीके से पीटने के बाद छत से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से डेव की मौत हो जाती है और डेव का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट माइल्स के पैर की मरहम पट्टी कर रहा था, क्योंकि जब डेव ने कार की डिग्गी पर गोलियां चलाई तो एक गोली उसके पैर पर भी लग गई थी। फिर माइल्स रॉबर्ट से पूछता है कि आखिर आप हो कौन, लेकिन रॉबर्ट उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ सैम भी अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसकी बहन आती है, जिससे वो बचपन में बिछड़ गया था। अपनी बहन को देखकर सैम जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो काफी सालों बाद उससे मिल रहा था। अब इन दोनों को मिलाने का काम भी रॉबर्ट का ही था, क्योंकि हमारे हीरो रॉबर्ट को अच्छे काम करने की बीमारी जो है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।
इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये मूवी खत्म करने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस मूवी का थर्ड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।